गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था एंशंट इंडिया का। अब है दूसरा चैप्टर, नगर जीवन का आरंभ। समय के साथ साथ कुछ छोटे गांव बड़े होते गए, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, नई ज़रूरतें पैदा हुईं और नए धंधे शुरू हुए। इन बड़े गांवों के निवासी संपन्न थे क्योंकि वे इतनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। इसलिए वे इस बचे हुए अन्न को कपड़ा, मिट्टी या बर्तन, आभूषण जैसी चीज़ों के बदले में दे सकते थे। अब इस बात की आवश्यकता न रह गई कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम करे और अपने लिए अनाज पैदा करे। जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी बनाई हुई चीज़ों को दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए अनाज से बदल लेते थे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया तो कारीगर साथ साथ रहने लगे और इस प्रकार नगर बनते गए। आमतौर पर शहरी जीवन के आरंभ को सभ्यता की शुरुआत माना जाता है। सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ और चाहता है। पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने से कुछ लोग शिल्पों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की उपज का शहरों और गांवों के बीच लेन देन होता है। इस लेन देन से शिल्प विज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, अधिक कार्यश्रम हुआ तो लोगों को सोचने के लिए और अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए अधिक समय मिला। इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। इसका अर्थ यह था कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और यह ज्ञान बहुत अधिक लोगों को उपलब्ध हो सकता है। लेखक ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब किताब रखना होता है। शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक भिन्नता भी बढ़ती गई। समाजों के शासन के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। साथ ही अब कुछ लोगों को विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का भी अवसर मिला। इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। जिस सबसे पुराने नगर की भारत में खोज हुई वह थी सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ मोहनजोदारो। ये जो मैंने इसमें जो त्रिभुज आकार बनाया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन से आकार की थी? त्रिभुज आकार की। जो ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दहमाबाद महाराष्ट्र और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। ये सबसे पहला जो मोहनजोदाड़ो मैंने टिक किया हुआ है, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें हड़प्पा, कोटदीजी, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थान हैं। सिंधु घाटी में अधिक ऊपर की ओर एक और प्राचीन नगर खोदकर निकाला गया है। यह है मोंटगोमरी के नज़दीक हड़प्पा नगर। पुरातत्ववेत्ताओं ने इन प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये दोनों नगर और इसी तरह की संस्कृति वाले अन्य स्थल सिंधु की घाटी में मिले हैं। परंतु पिछले 40 वर्षों में पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत के ऊपरी और पश्चिमी भागों में अन्य स्थलों की खुदाई करके सिंधु सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नगर खोज निकाले। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता अब हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है। ऐसा एक नगर चंडीगढ़ के पास रोपड़ में, दूसरा अहमदाबाद के पास लोथल में, तीसरा राजस्थान के कालीबंगा में और एक अन्य सिंध प्रांत के कोटदीजी में मिला है। ये सभी हैं, ये रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, कोटदीजी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब सिंधु घाटी के इसलिए सिंधु सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी के परे भी हुआ है। हड़प्पा संस्कृति समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान में और लगभग पूरे पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई है। यदि तुम इन क्षेत्रों को मानचित्र में ढूंढो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा था। इसलिए इस सभ्यता कहते हैं।
क्योंकि लोग अब पहले के आदिम युगों की अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन व्यतीत कर रहे थे। नगरों का निर्माण बढ़िया योजना के अनुसार हुआ था और इनकी देखभाल का अच्छा प्रबंध था। लोग सुखी और संपन्न थे और मनोरंजन तथा चिंतन के लिए उनके पास अवकाश था। हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे। वे अपनी भाषा को चित्र संकेतों में लिखते थे। दुर्भाग्य से इन चित्र संकेतों को पढ़ने और समझने में इतिहासकारों को अभी सफलता नहीं मिली है। भारत में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया तथा अफ्रीका के अन्य भागों में मुख्यतः नील, फरात, दजला एवं हांग-हू नदियों की घाटियों में दूसरी सभ्यताएं फल फूल रही थी। नील नदी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दजला, फरात, मेसोपोटामिया और हांग-हिंग चीन की सभ्यता, दूसरी सभ्यताएं फल फूल रही थी। हड़प्पा संस्कृति को लगभग 2500 ईसा पूर्व में यानी आज के से लगभग 4500 साल पहले महत्व प्राप्त हुआ। उस समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करने वाले फ़ाराओं प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि की सभ्यता थी। आज जो प्रदेश इराक में के नाम से प्रसिद्ध है वह सुमेरी सभ्यता थी। सुमेरी मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सुमेरी लोगों के साथ व्यापारी संबंध थे। उन दिनों भी भारत और संसार के अन्य भागों के बीच व्यापार चलता रहता था। परिवेश था वहाँ का। उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिनमें आजकल का पाकिस्तान भी शामिल है, जंगलों से ढके हुए थे। जलवायु नम और आर्द्र थी, इसको टिक करना, तथा सिंध और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तानी इलाके नहीं थे। इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित थे वे जंगली जानवर थे, जैसे बाघ, हाथी, गेंडा। जंगलों से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल भट्टों में किया जाता था, जिनमें मकान बनाने के लिए ईंटें पकाई जाती थी। लकड़ी से नौकाएं भी बनाई जाती थी। भूमि उपजाऊ थी। पता चलता है कि जौ और गेहूं का काफ़ी अधिक उत्पादन होता था। खेतों में हल जोते जाते थे, इसलिए काफ़ी अधिक अनाज पैदा होता था। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली जाती थी, निकाली गई होगी। गाँवों के लोगों को जितने अनाज की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज पैदा किया जाता था। अतिरिक्त अनाज नगरवासियों की ज़रूरत के लिए शहरों में भेज दिया जाता था, जहाँ इसे खास तौर से बनाए गए बड़े धान्यागारों या कोठारों में संचित रखा जाता था। नगरवासी खेत नहीं जोतते थे, वे मुख्यतः शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन तथा विनिमय करके जीविका चलाते थे। वे अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे, जैसे मनके, कपड़े और गहने। इन चीज़ों का नगरों में इस्तेमाल होता था। ऐसी कुछ चीज़ें सुदूर देशों को भी भेजी जाती थी, जैसे इराक के सुमेरी राज्य को, मेसोपोटामिया सभ्यता को। नगर और उनके भवन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे। ऊंचे चबूतरों पर बरसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ या दुर्ग माना गया, जिसे सिटाडेल कहते थे, है ना। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें थी। नगर का दूसरा भाग, जो काफ़ी बड़ा था, निचले हिस्से में था। यहाँ लोग रहते थे और अपना अपना धंधा करते थे। यदि नगर पे हमला होता तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाता, तो लोग गढ़ में जाकर शरण लेते थे। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे प्रभावशाली इमारत धान्यगारों की थी। वे बड़ी सावधानी से आयताकार में बनाई गई और नदी के नज़दीक थी। धान्य नदी के रास्ते नावों से लाया जाता था और धान्यगारों में संचित रखा जाता था। धान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का यह सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि रास्ता और बेहतर होने के अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी। धान्यगारों का बड़ा महत्व था, क्योंकि नगरवासी जीवन उनके भरे पूरे रहने पर आश्रित था। धान्यगारों के नज़दीक ही वे भट्टियाँ थीं, जहाँ धातु कर्मकार तांबे, कांसे, टीन, शीशे आदि धातुओं में अनेक किस्म की चीज़ें तैयार करते थे। कुम्हार भी इसी हिस्से में। सभी मजदूर कर्मशालाओं के समीप बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे। परकोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग में भी ऐसी और अन्य प्रकार की भी इमारतें थीं। यहाँ का एक बड़ा भवन जान पड़ता है कि राजमहल या किसी शासक का मकान था। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का कोई राजा होता था। यह नागरिकों की एक समिति उनका शासन चलाती थी। नज़दीक ही एक और इमारत है, जो या तो सभा भवन था या बाजार चौक। मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड था। मोहनजोदड़ो में जो था वो सबसे प्रसिद्ध था स्नान कुंड, और हड़प्पा में जो था वो था धान्यगार। यह तैरने के लिए बने एक बड़े कुंड की तरह है, पर हम नहीं जानते कि ठीक किस काम के लिए इसका उपयोग होता था। भवन। सिंधु सभ्यता के भवन। मोहनजोदड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना तैयार करके बसाया गया था। सड़कें।
सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लास्टर और रंग किया जाता था। छतें सपाट होती थी। खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। दरवाजे शायद लकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता था और वहीं पर धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रहते थे। रसोई के पास ही नाली या मोरी होती थी। स्नानघर मकान के एक अलग हिस्से में बनाए जाते थे और उनकी नालियाँ सड़क की नाली से मिली होती थी। सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती ताकि उसे साफ रखा जा सके। कुछ नालियाँ पत्थर की पट्टियों से ढकी रहती थी। मकान में एक आंगन होता था जिसमें रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। यहीं पर गृहिणी सिलबट्टे पर मसाला पीसने के लिए बैठती थी। शायद बकरा बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में ही रखे जाते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। नगर के प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे आरामदेह मकान नहीं थे। ये मकान संभवतः व्यापारियों या धनी लोगों के थे। हम यह भी जानते हैं कि नगरवासियों में ऐसे मजदूर भी थे जो धान्यगार और भट्टों में काम करते थे। वे छोटे छोटे कमरों में रहते थे और शायद गरीब भी थे। इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों को देखने से पता चलता है कि वहाँ कम से कम 3 स्पष्ट सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे और लगता था कि दुर्ग के भीतर रहते। दूसरा वर्ग उन धनी व्यापारियों का जो अन्य लोगों का था जो निचले शहर में रहते थे। और तीसरा वर्ग गरीब मजदूरों का था। पहला वर्ग तो किसका था? जो दुर्ग में रहते थे और शासन करते थे। दूसरा व्यापारियों का था जो निचले शहर में रहते थे और तीसरा गरीब मजदूरों का था। नगरवासियों के इन वर्गों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में किसान भी थे जो अन्य शहरों के लिए अन्न पैदा करते थे। देहाती इलाकों में रहने और घूमने फिरने वाले पशुचारी लोगों की गतिविधि के बारे में भी जानकारी मिलती है। सिलसिलेवार वार्षिक स्थानांतरण करते हुए जब वे अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों में ले जाते तो अपने साथ व्यापार की छोटी मोटी चीज़ें भी ले जाते। इस प्रकार वे विभिन्न जन समुदायों के बीच संबंध स्थापित। नगर जीवन हो गया, वहाँ का परिवेश हो गया, जनजीवन। अब अगला टॉपिक है जनजीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन कैसा था, मतलब क्या खाते थे, कैसे रहते थे लोग। जौ और गेहूं की चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी पकाते थे और फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केले। वे मांस मछली भी खाते थे। वस्त्र पे पहनते थे, वे सूत से कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी के जो तकुए मिले हैं उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद पे कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी चद्दर शरीर पर ओढ़ लेते थे। कपड़े सूती होते थे, यद्यपि ऊन का भी इस्तेमाल होता था। स्त्रियों को अपने केश तरह तरह के संवारने का शौक था। वे केश को भांति भांति गूंथती और कंगों से सजाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष ताबीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये आभूषण सीप की गरियों के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। मनोरंजन और खिलौने किस तरह से मनोरंजन करते थे। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे। बच्चों के लिए खिलौने थे। आजकल के इक्को से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी छोटी गाड़ियाँ जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल थी। पशुओं की शक्ल में खिलौने, जिनके अंगों को कठपुतलियों की तरह डोर से खींचा जा सकता था। चिड़ियों के आकार की सीटियाँ और तरह तरह के झुनझुने। बच्चे गोलियां खेलते थे। लड़कियों के लिए गुड़ियाएँ थी। बड़े आदमियों को जुआ खेलने और खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था। व्यवसाय और धंधे। अनेक लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई के व्यवसाय में लगे हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे और इन्हें फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहर और सुमेर को भी भेजते थे। सुमेर मतलब मेसोपोटामिया। कुमार शायद सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते थे। वे मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे। अधिकतर बर्तन गेरुए रंग के होते थे और उन पर काले रंग के रूपांकन किया जाता था। रेखाएं, बिंदु, ज्यामिति, आकृति, पेड़, पत्ते तथा पशुओं की आकृति होती थी। मणिकाओं या मनकों तथा तावीज़ों का निर्माण भी लोकप्रिय था। ये बड़ी संख्या में मिले हैं। मणिकाएं मिट्टी, पत्थर, लुगदी, शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। धातु कर्मकार तांबे और कांसे के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे भाले, चाकू,
तीर के फाल, कुल्हाड़ी, मछली फंसाने के कांटे और उस तरह। धातु की पतली चद्दर के भी बर्तन बनाए जाते थे जो मिट्टी के बर्तनों से मिलते जुलते होते थे, परंतु ये बड़े कीमती रहे होंगे, इसलिए केवल धनी लोग ही इनका इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी संख्या में जो चीज़ें मिली हैं उनमें मिट्टी या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मुहरें उल्लेखनीय हैं। मुहरे के एक तरफ सांड या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति के ऊपर चित्र संकेत की पंक्ति है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्र संकेतों की लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन मुहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए करते थे। व्यापार उस समय सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। वे एक जगह से दूसरी जगह के बराबर जगह को माल भेजा करते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मुहरें तथा अन्य छोटी चीज़ें इराक के स्थलों से मिली हैं। लोथल से जहाँ खुदाई में एक डोक या नौका मिली है, माल नौकाओं पर लादकर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहाँ तथा अन्य स्थानों पर उतारा जाता था। बाटों और मापों की व्यापारी के जीवन में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता के स्थलों से विभिन्न आकार के बाट मिले हैं, इनमें तौल एकदम सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार के संबंध थे। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लाजवर्द पत्थर का आयात किया जाता था। लैपिस लजूली, नीला लाजवर्द मतलब लैपिस लजूली। धर्म कैसा था तो मिस्र तथा सुमेर से प्राचीन पुस्तकें मिली। ये एक चित्रित मर्तबान है, लोथल से प्राप्त हुआ है। ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है आभूषण। परंतु हड़प्पा संस्कृति के लोगों के ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले हैं जिनसे उनके शासन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। उनके धर्म के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। मात्र देवियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, वे शायद इनकी पूजा करते होंगे। पत्थर की एक छोटी मुहर पर उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष देवता प्रोटोशिवा मतलब पशुपति की प्रतिमा मिली है। वे कुछ वृक्षों को शायद पवित्र मानते थे, जैसे पीपल, जो अक्सर मुहरों पर दिखाई देता है। वे शायद सांड को भी पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के कुछ लोग अपने मृतकों को जमीन में भी गाड़ते थे और कुछ लोग शवाधान में रखकर गाड़ते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है, क्योंकि उनकी कब्रों में मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें यह सोचकर रखा गया होगा कि मृतक के बाद में भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन कैसे हुआ? तो हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। 1500 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास जब आर्य लोग भारत में पहुंचने लगे थे, उस समय हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था, ये माना जाता है। यह कैसे हुआ? संभव है कि निरंतर आने वाली बाढ़ों के कारण ये नगर नष्ट हो गए अथवा किसी महामारी या भयंकर रोग ने लोगों को सफाया कर दिया। जलवायु भी बदलने लगी, मतलब इसका एक कारण नहीं है पतन का, अनेक कारण से कह सकते हैं हम कि धीरे धीरे पतन हुआ और यह प्रदेश अधिकाधिक शुष्क और रेगिस्तान की तरह होने लगा। यह भी संभव है कि इन नगरों पर हमला हुआ हो और नगरवासी अपनी रक्षा में असमर्थ रहे हों, माना जा सकता है ना। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के पतन के साथ भारत के इतिहास में अभाव का एक दौर चला। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं कायम रहीं, परंतु बाद में आए लोग नगर जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। ये जो सील्स पर मिला है, हमें ऐसी सील्स मिली है, कुबड़ युक्त वृषभ मतलब कुबड़ वाला बेल मिला है, एक हड़प्पा संस्कृति की मुहरें मिली हैं, जैसे ये गेंडा बना हुआ है। 1000 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद ही भारत में पुनः नगरों का उत्थान हुआ था। ये एक दाढ़ी युक्त प्रतिमा मिली है मोहनजोदाड़ो से, और एक ये मोहनजोदाड़ो से ये पशुपति की, जिसके आसपास बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं। ये मुद्रा की सिल्स। अब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जैसे हड़प्पा संस्कृति को शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया और सिंधु सभ्यता क्यों कहना बेहतर है, तो इसका क्वेश्चन सबने भी पार्ट में पढ़ा है, क्योंकि अधिकतर शहर जो थे वो सिंधु नदी के तट पर थे। और सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों में देश के किस क्षेत्र में था, तो अभी मैंने बताया था, ऊपर उत्तर में जम्मू, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर। ऐसे सिंधु सभ्यता थी, ये हम कैसे जानते हैं, तो क्यों हमें उसके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति मिली, हड़प्पा सभ्यता
और मोहनजोदाड़ो अलग अलग शहर मिले हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पार्ट में है, आप करने की कोशिश करिएगा। ये इसके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जैसे इसमें इसके फिल इन द ब्लैंक से अभी सिंध और राजस्थान की जलवायु क्या थी पहले और अब क्या है। ये गढ़ भूमिगढ़ जो किला था वो कहाँ पर था, ऊंची जगह पर था या नीची जगह पर। तो कहाँ बना हुआ था गढ़, जिसको सिटाडेल भी कहते हैं, वो ऊंची जगह पर बना हुआ था। ठीक है, तो ये सब करने की कोशिश करना। जो नहीं आता है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।